हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ा चुकी थी। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री 7th क्लास के। अब मैं आगे के 3 टॉपिक्स 6 टॉपिक हैं टोटल इस चैप्टर में। आपको बाकी के 4 टॉपिक कराने वाली हूँ। जो 2 टॉपिक थे वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी थे अकॉर्डिंग टू बाकी के टॉपिक्स, ठीक है। तो हमारा थर्ड टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। जो 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए इसलिए भारी चुनौती रखता है क्योंकि इस पूरे काल में ना बहुत तरीके के परिवर्तन हुए, जैसे कि समय के साथ नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई, रहट, कताई में खर्च और युद्ध में आज्ञान शास्त्र। जो भी हमारा सिंचाई थी, खेती करने का तरीका था, सब बदलता गया धीरे धीरे। इस उपमहाद्वीप के नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और उन फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लाए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ाने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत से निकला था। 18वीं से 14वीं सदी के बीच में यह आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो उन उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों के सेनाओं में सवार थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति के गुणगान करते थे। जो राजपूत होते थे, एक तो वो राजा के बेटे होते थे और दूसरा वो सेनापति भी होते थे जो सैनिक में आते थे, ठीक है, जो सेवा करते थे किसकी, शासकों की, ठीक है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि के महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट और ओमगे, कायस्थ, लिपिकों और मुंशियों के कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमश जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे वैसे वैसे जंगलों की कटाई भी हो रही थी, क्योंकि भाई जब लोग बढ़ रहे हैं तो खाने के लिए भी चाहिए, सिंपल, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इलाका बढ़ता जा रहा था अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कुछ कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, यो मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाना पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसान के बीच और आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे और जिनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यह दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इस आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी क्षेत्र में कोई और। इस वाले टॉपिक में इसने ये बोला है, इस वाले पैराग्राफ में, कि जो लोग उस टाइम पे अलग अलग हो रहे थे, अपने दर्जे के हिसाब से हो रहे थे, ठीक है, जाति से भी हो रहे थे कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कितना रहन सहन है, उस हिसाब से भी ये लोग अपने दर्जे बदल सकते थे अन्य क्षेत्र की ओर, ठीक है। अपने सदस्यों के व्यवहार के नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने ही नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन करने के लिए बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी, जिसमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। याद रखना ये चीज़, जाति पंचायत क्या होती है। इन नियमों को पालन करने वाले, कौन से नियम,
अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जो जातियां थी वो अपने नियम खुद बनाती थी और इनके पालन करने के लिए बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव पे रिवाजों का पालन करना भी पड़ता था। इसके अलावा कई गाँव के मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई होते थे। टॉपिक 4, क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1286 से 1287 की प्रशंसा में एक प्रशस्तित में उन्हें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गोड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोड आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों और अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। सन 1700 तक कई क्षेत्रों ने अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकरारें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खजली, तुगलक और मुल्क जैसे राजवंश अन्य क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेता था। यह सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे।